भारत और अमेरिका का मसला अब यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। अमेरिका की शिकायत करने के लिए भारत से यूनाइटेड नेशंस कौन गया है, उसमें भारत की सरकार का क्या रोल है, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि फलस्तीन और गाजा ने भारत की सरकार से कौन सी मदद मांगी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की हिस्ट्री क्या रही है, वो भी हम कवर करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ने भारत के ऊपर ब्लेम गेम करने की कोशिश क्यों की है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत, अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के बारे में। कुछ दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकन नेवी के हमले में 3 इंडियन सेलर्स की जान गई थी। शिप मैनेजमेंट और यूएस नेवी की तरफ से बिल्कुल ऑपोजिट क्लेम किए गए हैं। शिप मैनेजमेंट कंपनी का कहना है कि उन्होंने यूएस नेवी द्वारा एक भी वार्निंग उनको नहीं मिली थी और उनका शिप सैंक्शंस की लिस्ट में भी नहीं है, यानी सैंक्शंस के अंडर उनका शिप नहीं आता है। जबकि यूएस नेवी का कहना है कि हमने शिप और क्रू मेंबर्स को टोटल 60 बार वार्निंग दी थी, 8 बार शो ऑफ फोर्स भी किया था और लास्ट में जब शिप ने अपना रास्ता नहीं बदला तब जाकर हमने इंडियन एरिया के ऊपर स्ट्राइक की थी। अब इन दोनों में से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है, ये पता करने का एक ही रास्ता है और वो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन और जांच करेगा कौन, क्योंकि शिप मैनेजमेंट कंपनी ने तो इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करवाने का ऑफर दे दिया था। कंपनी ने हमले के 24 घंटों के अंदर ही एक बयान और एक स्टेटमेंट इशू करके कहा था कि हम कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में क्योंकि 3 इंडियन सेलर्स की जान गई है, इसलिए इस चीज में भारत की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले में इन्वेस्टिगेशन या जांच करवाने के लिए भारत की तरफ से भी कोई एफर्ट हो। भारत सरकार तो खैर खुद अपने लेवल के ऊपर इस इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं करेगी, ना ही यूएस नेवी से हमारी तरफ से डिमांड की जाएगी कि हमें प्रूफ या एविडेंस दो कि आपने टैंकर शिप के ऊपर स्ट्राइक करने से पहले उसको 60 बार वार्निंग दी थी, 60 बार चेतावनी दी थी। अब इस इंसिडेंट को 10 दिन हो गए हैं। अगर भारत की सरकार को ऐसा कुछ स्टेप उठाना ही होता तो अभी तक उठा लिया गया होता। अब इसमें भारत सरकार की क्या मजबूरियां हैं, वो तो खैर एक लंबी डिबेट का विषय है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी FSUI, ये लोग अब यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के पास यूएस नेवी के हमलों की कंप्लेंट करने के लिए चले गए हैं और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि यूएस नेवी के हमले में जो 3 इंडियन सेलर्स की जान गई है, उस इंसिडेंट की एक इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए। यूनियन का कहना है कि जो लोग इस इंसिडेंट में मारे गए हैं वो सोल्जर्स नहीं थे, वो सिविलियंस थे जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए समुद्र में शिप के ऊपर काम कर रहे थे। FSUI ने वार्निंग दी है कि अगर आज इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत के केस में कोई एक्शन नहीं लिया तो कल को कोई भी मर्चेंट शिप बिल्कुल सेफ नहीं होगा। इस तरह के हमले कल को और भी शिप्स के ऊपर होंगे। सी फेयरर्स को वॉर जोन का हिस्सा समझना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो किसी भी देश की मिलिट्री नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड को चलाने वाले सिविलियन वर्कर्स होते हैं। इसके अलावा भी FSUI ने अपने लेटर में यूनाइटेड नेशंस के सामने काफी दलीलें पेश करने की कोशिश की है और यूनाइटेड नेशंस से मांग की है कि इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जांच करवाई जाए। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया मर्चेंट नेवी और कमर्शियल शिप्स के ऊपर काम करने वाले भारत के सेलर्स की सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन है, जो 1955 से भारत के सेलर्स की राइट, सैलरी, सेफ्टी, कंपनसेशन और वेलफेयर के लिए काम करती है। अब ये यूनियन भारत सरकार का तो हिस्सा नहीं है, इसलिए इस यूनियन के यूनाइटेड नेशंस के पास जाने से अमेरिका को तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें भारत सरकार का कोई रोल भी नहीं है। वैसे तो खैर ये अच्छी बात है कि यूनियन ने यूनाइटेड नेशन से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने की मदद मांगी है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब तक भारत की सरकार का इनको साथ नहीं मिलेगा, यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार की डिप्लोमेटिक बैकिंग और डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं होगा, तब तक यूनाइटेड नेशंस भी इस मामले के अंदर कुछ नहीं करेगा। ये लेटर बस एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगा और भारत की सरकार इस समय इस पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं है कि वो यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के खिलाफ एक नया मोर्चा खोले या फिर अमेरिका के साथ एक नया टकराव स्टार्ट कर ले। सच्चाई तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस समय रूल बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चल रहा है और वो इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट भी बिल्कुल नहीं करेंगे। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 समिट में जाकर वहां पर दबी आवाज में सी फेयरर्स की सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया और उसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री ने भी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ फोन कॉल कर तुरंत उस समय इस मसले को सख्ती के साथ उनके सामने उठाया था और भारत ने 2 बार यूएस एम्बेसी के चार्ज द अफेयर जेसन मीक्स को समन करके विदेश मंत्रालय बुलाया था। इसके आगे भारत की सरकार इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग तो कभी नहीं करेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं फलस्तीन के बारे में। ये लोग भी अब काफी आस लेकर मोदी सरकार के पास आए हैं और खबर आ रही है कि फलस्तीन के लोगों के लिए इन्होंने भारत की सरकार से मदद मांगी है। फलस्तीन की सरकार ने भारत की सरकार को एक लेटर भेजा है जो भारत में फलस्तीन की एम्बेसी ने डिलीवर किया है।
इस लेटर में फलस्तीन की सरकार ने इजराइल के वॉर को डायरेक्टली ब्लेम करते हुए कहा कि लगातार मिलिट्री अटैक्स, हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पूरी तरह से बर्बादी हो चुकी है। ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं और पैसे की कमी पैदा करने वाली पॉलिसीज की वजह से गाजा का हेल्थ केयर सिस्टम लगभग टूटने की कगार के ऊपर पहुंच गया है। सैकड़ों एसेंशियल मेडिसिन और मेडिकल सप्लाईज डेंजरस लेवल तक गिर चुकी हैं। 700 से भी ज्यादा मेडिसिन इमरजेंसी स्टॉक लेवल से नीचे पहुंच गई हैं, जबकि कैंसर और क्रिटिकल केयर से जुड़ी कई सारी मेडिसिन लगभग खत्म हो चुकी हैं। इस लेटर में गाजा और फलस्तीन के हॉस्पिटल्स और हेल्थ सिस्टम का हवाला देते हुए भारत की सरकार से मदद की अपील की गई है और आग्रह किया गया है कि भारत अर्जेंट बेसिस के ऊपर फलस्तीन और गाजा के लोगों के लिए मेडिकल एड, मेडिकल सप्लाई और मेडिकल इक्विपमेंट भेज दे। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात इस लेटर में मेंशन की गई है, वो है ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट को बढ़ाने की रिक्वेस्ट। फलस्तीन ने भारत से आग्रह किया है कि गाजा और फलस्तीन का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया है, ऐसे में भारत उन्हें देने वाली ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट को बढ़ा दे। वैसे कई सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि भारत की सरकार पिछले कई सालों से हर साल फलस्तीन को ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एड के नाम पर लिटरली इनके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करती है। UNRWA नाम की एक फलस्तीनियन रेफ्यूजीज के लिए एजेंसी स्टार्ट की गई थी। इसको भारत की सरकार ने साल 2002 से ही फाइनेंशियल सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया था। शुरुआत में भारत की तरफ से कंट्रीब्यूशन लगभग $1.25 मिलियन सालाना था, यानी साल 2002 में हम साल का $1.25 मिलियन इनको देते थे। ये अमाउंट मेडिसिन, मेडिकल और बाकी एड से बिल्कुल अलग था और साल 2018 में मोदी सरकार ने इस अमाउंट को बढ़ाकर सालाना $5 मिलियन पर ईयर कर दिया था। इस साल 2026 में भी भारत ने अपनी एनुअल $5 मिलियन एड का पहला हिस्सा यानी कि $2.5 मिलियन रिलीज कर फलस्तीन रेफ्यूजीज की एजेंसीज के अकाउंट में डाल दिया है। बाकी का $2.5 मिलियन हम साल के सेकंड हाफ या फिर एंड के महीनों में देंगे। लेकिन फलस्तीन की सरकार का कहना है कि ये जो $5 मिलियन उनको हम दे रहे हैं ये उनके लिए कम है, इसको और भी बढ़ाया जाए। अब ऐसा नहीं है कि भारत केवल $5 मिलियन देकर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, ये तो हम एजेंसी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा भारत की सरकार फलस्तीन और गाजा में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स, IT सेंटर और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी अलग से मदद कर फंड करती है। और डेटा के मुताबिक अभी तक भारत की सरकार फलस्तीन के लोगों के लिए टोटल $140 मिलियन से ज्यादा की इकोनॉमिक और डेवलपमेंट असिस्टेंस दे चुकी है। $140 मिलियन ये भारत की करेंसी में 1330 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। एंड इन लोगों को अभी और भी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, मेडिकल एड देना तो ठीक है, क्या ये फाइनेंशियल एड देना एंड अब इसको और बढ़ाने की जो मांग की जा रही है, क्या ये सही है? हाँ या फिर ना? आपकी जो राय है नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। इसके बाद अगली खबर आ रही है भारत के पड़ोस में स्थित अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर। इन दिनों अफगानिस्तान का तालिबान रजीम भी धुरंधर मोड में चल रहा है और न्यूज आ रही है कि अफगानिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा रीजन में आतंकी ठिकानों के ऊपर आर्म ड्रोन्स की मदद से कई सारी एयर स्ट्राइक्स की हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर ठिकानों को टारगेट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। अफगानिस्तान के मुताबिक इन हमलों का निशाना ISIS आतंकी संगठन के छुपे हुए ठिकाने, हाई वैल्यू टारगेट्स और आतंकवादी फैसिलिटीज थी। अफगानिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स रात भर चलाई गई और उन जगहों को टारगेट किया गया जहां से अफगानिस्तान के खिलाफ हमलों की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन किया जा रहा था। अफगानिस्तान का कहना है कि पिछले कुछ अफगानिस्तान में जो आतंकी हमले हुए हैं वो सब यहीं से बेस बनाकर लॉन्च किए गए थे, इसलिए उन्होंने इन जगहों को टारगेट किया है। अफगानिस्तान ने यह भी कहा है कि उन्होंने इस ऑपरेशन में अपने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए हैं और उनका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। वैसे हंसी की बात यह है कि 2 दिन पहले भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए मेडिकल एड भेजी थी, हैवी मेडिकल इक्विपमेंट भेजे थे और पिछले कुछ महीनों से ये एड भारत की तरफ से लगातार अफगानिस्तान को दी जा रही है। और आज जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं, तो ये जो एड की पिक्चर्स हैं जो भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एड भेजी थी, इन बॉक्सेस की पिक्चर आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर खूब वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो बॉक्सेस भारत हर महीने कुछ हफ्तों के भीतर लगातार अफगानिस्तान भेज रहा है, इनमें मेडिकल एड नहीं है बल्कि आर्म ड्रोन और बाकी कई तरह के हथियार हैं। इनमें एम्युनिशंस और एक्सप्लोजिव्स हैं जो भारत अफगानिस्तान को फ्री में बेच रहा है। और तालिबान जिन ड्रोन से पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहा है ये एक्चुअल में भारत के ड्रोन है, ये पाकिस्तान का कहना है। वैसे ड्रोन्स कहीं से भी आए हों, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफगानिस्तान के ड्रोन्स ने भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर दिया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान के ड्रोन्स को भी डिटेक्ट कर उनको न्यूट्रलाइज करने में फेल साबित हो गया है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है।
हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार भी बदले में आज की रात अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करे और कल को अपनी स्टेटमेंट दे दे। लेकिन यहाँ पर तालिबान रजीम ने जो पहला हमला कर ड्रोन स्ट्राइक्स कर इंटेंट दिखाया है, उससे ये प्रूव होता है कि ये अफगानिस्तान का बेशक पहला ड्रोन हमला था, लेकिन अब आगे भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर इस तरह के ड्रोन हमलों के लिए पहले से रेडी रहना पड़ेगा और अपने हाईटेक मिलिट्री हार्डवेयर और इक्विपमेंट को भारत बॉर्डर से डाइवर्ट कर अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी डिप्लॉय करना होगा।